हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मालविया एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पूछ सकते हैं केवीएस के इंटरव्यू में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं G20 के बारे में। तो आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आपको और भी पॉइंट्स अगर कहीं से मिल जाए तो आप उसको ज़रूर ऐड ऑन करिएगा। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए आइए देखते हैं G20 के बारे में क्या क्या चीज़ें खास है। सबसे पहली बात कि G20, ये G20 कैसे बना। इसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि सारी डेवलप्ड है, तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है G20 समिट में। नेक्स्ट है, सबसे पहला इसका गठन 1999 में इसका गठन हुआ था, किसका, G20 का। नेक्स्ट, इस बार 18वां संस्करण है G20 का, जो कि कहाँ हुआ, भारत में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका समय काल। भारत में क्या इसका समय काल रहा, 1 दिसंबर 2022 को ये शुरू हुआ था G20 समिट, से लेके अभी 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, कहाँ चलेगा, भारत में, क्योंकि 18वां संस्करण कहाँ हुआ है, भारत में है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, इंडिया ने अब ब्राजील को सौंपा, क्या सौंपा, अगली प्रेसिडेंसी। इस बार तो भारत में हो रहा है, पर नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा, ब्राजील में। तो इंडिया ने अपना किसको दे दिया है प्रेसिडेंसी, ब्राजील को दे दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी तो इंडिया में होगा 30 नवंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट, तो 2024 में ब्राजील प्रेसिडेंसी करेगा G20 समिट की। क्लियर। नेक्स्ट है, न्यू मेंबर एडेड, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है G20 में, जिसने G20 को किस में कन्वर्ट कर दिया है, अब G20 को कन्वर्ट कर दिया है G21 में। तो कौन ऐड हुआ है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द लोगो। जो G20 का लोगो आपने देखा होगा, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो देखो, उसमें 4 कलर्स का यूज किया गया है, 4 कलर, 4, 5 नहीं, 4। ठीक, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। तो इन 4 कलर रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया है लोगों में। अब देखो इसमें क्या क्या और चीजें हैं, लोटस है और अर्थ है, लोटस है और अर्थ है। लोटस किसको दर्शाता है, लोटस दर्शाता है कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है थीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है G20 समिट की। तो थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। अब देखो, याद रखने वाली चीज ये है कि इसमें क्या लिखा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक, हम कैसे बोल देते हैं, कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन नेशन। नहीं, वन नेशन नहीं है, क्या है लास्ट में, वन फ्यूचर। क्लियर। नेक्स्ट है, 3 सेशन हुए कहाँ पे, भारत में। भारत में 3 सेशन हुए। पहला सत्र जो हुआ था उसका नाम रखा गया था वन अर्थ, दूसरा जो सत्र हुआ था उसका नाम रखा गया था वन फैमिली, और तीसरे का वन फ्यूचर। इसकी थीम पे ही रखा गया था ये नाम। नेक्स्ट है, मोदी जी ने, देखो, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मतलब भारत में G20 के सारे मेंबर्स तो आए आए, साथ में मोदी जी ने अपने रिश्तों को अच्छा रखने के लिए बाकी देशों से भी कुछ लोगों को बुलाया था। तो उन बाकी देशों में कौन कौन से देश थे वो आप देख लेना, इतना डीप पूछेंगे नहीं, पर सिर्फ 9 कंट्रीज, सिर्फ नहीं 9 कंट्रीज को और बुलाया गया था। ये G20 के तो लोग थे ही थे, साथ में 9 कंट्रीज को और बुलाया था, इन्वाइट किया था कि आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ समिट में, मतलब मेहमान की तरह। तो मोदी जी इन्वाइटेड गेस्ट फ्रॉम 9 कंट्रीज। क्लियर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रॉयका, ट्रॉयका ऑफ 3 कंट्रीज। ट्रॉयका ऑफ 3 कंट्रीज मतलब क्या हुआ कि G20 में जो पास्ट कंट्री थी, जो प्रेजेंट कंट्री है जहां पे हो रहा है G20, और जो फ्यूचर में जहां पे होगा, तो उसका मिला के क्या बन गया, ट्रॉयका। ट्रॉयका ऑफ 3 कंट्रीज, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था इंडिया से पहले। अभी कहाँ हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है। और नेक्स्ट कहाँ होगा, ब्राजील में। क्लियर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था भारत में सबसे पहले G20 समिट की मीटिंग। तो कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, काम की चीज ये है कि आप जिस सिटी में रहते हो, आप ये चेक करोगे कि आपकी सिटी में तो G20 समिट का कोई मीटिंग नहीं हुई थी। तो आप ये चीज चेक करोगे, और अगर हुई थी तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेना। क्लियर हुआ। तो ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट G20 के
पॉइंट्स मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आपको और मिले तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस पे कुछ पॉइंट्स है मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट। देखिए, इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 75 साल जो हमने आज़ादी के बिता लिए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो आज़ाद हुए हमें 75 साल हो चुके। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में क्या हुआ, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया। नेक्स्ट है स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम 2021। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी, और कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम, जो कि कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हो गई थी। मतलब सेलिब्रेशन हमारा 75 साल हमारे पूरे हुए 2021 में स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, इस महोत्सव में हर वर्ग के लोगों को जोड़ने तथा उनको आज़ादी की कीमत समझाने पर जोर दिया गया। मतलब हर वर्ग को जोड़ा गया, हर कास्ट को जोड़ा गया, जो आदिवासी है, जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, हर वर्ग को जोड़ा गया और उनको ये बताया गया कि हम जो आज़ाद हुए हैं, उस आज़ादी को प्राप्त करने की जो हमें मिली है आज़ादी, वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, श्रम किए हैं, तब जाकर वो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। तो इसी के महत्व को बताने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया। अब इसके 5 पिलर्स हैं। अकम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके 5 पिलर्स हैं। सबसे पहले उन गुमनाम पर्सनालिटीज़ को, उन गुमनाम लोगों को याद करा गया आज़ादी के अमृत महोत्सव में, कि जिनका नाम हमने कभी पन्नों में नहीं पढ़ा, पर उनका भी योगदान था। कुछ लोगों के तो नाम हमने पढ़े, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन लोगों ने आज़ादी में बहुत रोल प्ले किया, इनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। पर ऐसे कितने लोग हैं, कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जो थे आज़ादी की लड़ाई में, पर उनका नाम कहीं भी नहीं है, किसी को भी नाम पता नहीं है। तो उन सब गुमनाम नायकों को स्मरण करने के लिए किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव में। नेक्स्ट है आदिवासी सशक्तिकरण। मतलब आदिवासी लोग, जिनको लोग बहुत बुरा समझते थे, उनको भी उभारने के लिए इस महोत्सव में उनको भी ऐसा बनाया गया कि उनको भी लोग समझें, उनको भी बुलाया गया, उनको भी इज्जत दी गई, और कि सब बराबर है, सब में समानता की भाव है। नेक्स्ट है महिला एवं बच्चे। महिलाओं और बच्चों को भी सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाने के लिए इस पे जोर दिया गया। नेक्स्ट है जल या पर्यावरण। जल का जीवन, जल ही जीवन है, जल जीवन को बचाना और पर्यावरण को सुधारना, इस पे भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जोर दिया गया। तो इसमें मेरे हिसाब से इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे कि मेन वो क्यों आया और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, कब सेलिब्रेट किया, कब इसको स्टार्ट किया। तो 75वां साल तो पहले 2021 में ही था, तो तब से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ। तो अभी देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या कहता है। पीएम मोदी जी अनाउंस्ड ऑन 31 अक्टूबर 2015। 2015 को 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान निकाला। और कब निकाला? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे। क्लियर? नेक्स्ट है वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज कम टुगेदर। इसमें क्या हुआ, एक भारत, पूरे भारत को लेकर चल रहे थे, एक कोई सिटी नहीं थी, पूरे नेशन को साथ में लेके चल रहे थे, सबको एक साथ इकट्ठा करना था। तो सारे स्टेट्स और यूटीज को एक साथ इन्होंने लाया। अब इसका लक्ष्य क्या था, इसका एम क्या था? टू इन्हांस इंटीग्रेशन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। इसका मकसद ही यही था। जब देखो घर में भी अगर 4 सदस्य अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग मत रहेंगे, वो उधर बहस करेंगे, वो उधर बहस करेंगे, वो उधर बहस करेंगे। पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोचा कि जब सारे स्टेट्स को, जब सारे यूटीज को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे तो जितनी भी सबके मन में मनमुटाव है वो सब खत्म हो जाएंगे और हमारा भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत बन जाएगा। तो यही इसका लक्ष्य था, टू एनहांस इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना को डेवलप करना, एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को अच्छे से समझना, बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक, नेक्स्ट है मिशन। अब इसके कुछ मिशंस हैं। फर्स्ट है टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे कि सबके कल्चर अलग है, सबके ट्रेडिशन अलग है, पर फिर भी क्या है, हम सबसे पहले इंसान हैं, है ना। हम चाहे किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, हम चाहे किसी भी कलर के हैं, हम चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, बट वी आर वन, और हम कैसे, वी आर फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो इसी बात को, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबकी चीज़ें अलग अलग है, सब डाइवर्स कंडीशन के हैं, बट सब यूनाइट हैं, सब एक साथ हैं, क्योंकि सब भारतीय हैं। प्लस स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड, अब वो कैसे सब एक साथ आ सकते हैं, जब वो इमोशनली किसी से कनेक्ट, जब हम इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं तो हम उससे अच्छी अच्छी चीज़ें उससे लेते हैं, अपनी अच्छी चीज़ें उसको देते हैं, मन में मनमुटाव नहीं रहता है। तो यही इसका मिशन भी था, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर आगे बढ़ना, मिलजुल, जब हम मिलेंगे जुलेंगे तभी हम आगे भारत को एक अच्छा देश, एक अच्छा सब जगह स्टैंड करने वाला, जैसे भारत हर जगह जाता है, हर देशों में जाता है, तो भारत का नाम होता है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग भी यूनाइट होना अब शुरू हो गए। अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले भाव, अब नेशनल इंटीग्रेशन के भाव सबके मन में आ गए हैं। नेक्स्ट है टू शोकेस रिच हेरिटेज, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन एंड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। अब इनका ये, इस मिशन का एक और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक और मिशन था कि जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा रिच कल्चर है, जो हमारे कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, वो एक दूसरे को, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ मिलेगा तो उसके कस्टम ट्रेडिशन अलग है, उसके रिच हेरिटेज अलग है, तो सबका क्या होगा, एक इंटीग्रेट होंगे, सब समझेंगे कि अच्छा उस शहर में या उस सिटी में या उस स्टेट में ये चीज़ें हैं, तो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होने में ये सब चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले कर रही थी। नेक्स्ट है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। अब किसी स्टेट के पास कुछ अच्छी चीज़ है, किसी स्टेट के पास कुछ अच्छी चीज़ है, जब वो इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, जब वो नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब क्या होगा, अपने एक्सपीरियंसेस हो, अपनी प्रैक्टिसेस को वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो एक भारत बन गया, और वो भारत कैसा बन गया, श्रेष्ठ भारत बन गया। ठीक है, अब इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, तो चलिए आइए अब उन प्रोग्राम्स के बारे में भी हम जानते हैं। कैंपेन है एक भारत श्रेष्ठ भारत में युवा संगम। तो इस कैंपेन में युवाओं के लिए बात सोची गई। अब इसमें क्या है, 18 से 30 साल के बीच के युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। अब बढ़ावा कैसे दिया गया कि देश के अन्य युवा जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ जुड़े, और उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो। अब इसमें कैसे वो दूरी कम कर सकते हैं, उनको टूर करवाया जाएगा, वो टूर करें दूसरे शहर जाकर, जिससे कि एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो युवाओं के साथ क्या होंगे, वो कनेक्ट होंगे, क्योंकि युवा ही तो आगे चल के हमारे देश को बढ़ाएंगे, आगे उसको अपलिफ्ट करेंगे। तो इसी का इसमें मोटो था। एक्सपोजर टूर्स ऑफ यूथ स्टडिंग इन हायर एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को, तो एज लिमिट बना दी गई कि 18 से 30 साल के बच्चे इसमें जा सकते हैं। एंड सम ऑफ कैंपस यूथ। ठीक है, अब एक्सपोजर 5 क्षेत्रों में, 5 ब्रॉड एरिया है जहाँ पे उनको एक्सपोजर दिया गया। पर्यटन, टूरिज्म में जाकर बच्चे अपना योगदान दें। नेक्स्ट है परंपरा, अपने ट्रेडिशन को आगे लेके चलें। जब वो एक शहर से दूसरे शहर या एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे, वो टूर करेंगे, तो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर का भी एक्सपेंशन करेंगे। वो बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब अपने कल्चर को कहीं ना कहीं वो छोड़ेंगे नहीं। आजकल क्या हो रहा है, युवा अपने कल्चर को भूलता जा रहा है, तो वो अपने कल्चर को ना भूलकर अपनी चीज़ों को ऊपर अपलिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रगति, उनके चीज़ों में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है परस्पर संपर्क। अब वो एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होंगे तो नए नए सोर्सेज ला पाएंगे, और उस सोर्सेज का क्या होगा, हमारे भारत में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी युवा जो है बहुत सारा काम करें, क्योंकि न्यू ब्रेन तो न्यू एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, युवा संगम का जो कैंपेन था उसका मोटो था। नेक्स्ट है हमारा धरती कहे पुकार के। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर कैंपेन है। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे, स्किट परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्ले परफॉर्म कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर सकते हैं, और वो नुक्कड़ नाटक, प्ले या स्किट या कुछ भी वो ड्रामा परफॉर्म कर सकते हैं। वो किस चीज़ के लिए, हमारी धरती माँ के लिए। ठीक है, हमारी मदर अर्थ के लिए। अब कुछ थीम्स में डिवाइड कर दिया गया कि अब वो नुक्कड़ नाटक किस चीज़ में करेंगे। अब देखो, इसमें इसका मेन मोटो था कि अवेयर करना,
अवेयरनेस कि किसी भी चीज़ में अगर कुछ खराबी हो रही है, अगर हमारी मदर अर्थ को समस्या हो रही है, हमारी अगर अर्थ ही ख़राब हो जाएगी तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो उसमें कुछ थीम्स में डिवाइड कर दिया गया। तो ये कुछ थीम्स थी। अभी हम पहले इसका एम पढ़ लेते हैं। प्ले शुड बी हाईलाइट द सफरिंग ऑफ अर्थ, मदर अर्थ एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू ओवरकम इट। जो भी मदर अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी उसके ऊपर जो जैसे बोलते हैं जुल्म हो रहे हैं हमारे धरती के ऊपर, जुल्म कैसे, पेड़ों को काट के या नदियों में पानी गंदा फेंक के, तो क्या है उससे धरती हमारी ख़राब हो रही है, हमारा वाटर टेबल नीचे चला जा रहा है। तो ये सब सारी हम फर्टिलाइज़र्स जब डालते हैं आर्टिफिशियल, तो उससे क्या है हमारी जो ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए धरती कहे पुकार के जो कैंपेन चलाया गया। अब इसमें क्या हुआ कि देखो, इस जो मदर अर्थ की सफरिंग को बताया गया, तो अब उससे ओवरकम करने के लिए कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किए गए जिससे कि वो ओवरकम हो पाए। और इसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए नुक्कड़ नाटक को ऑर्गेनाइज किया गया या कोई ड्रामा को ऑर्गेनाइज किया गया। तो बच्चे ऐसा ड्रामा परफॉर्म करेंगे। अब वो उनका थीम क्या हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गार्बेज फ्री इंडिया, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो ये सब उनके थीम हो सकते हैं। इससे रिलेटेड वो कोई भी एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि लोग जो है, जो हमारी सोसाइटी है, वो अवेयर हो सके कि हमारी मदर अर्थ कितनी प्रॉब्लम में है एंड वी शुड सेव आवर अर्थ, हमें अपनी धरती माँ को बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा संगम। भाषा संगम कैसे, हमारी जो जितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। अब हर लैंग्वेज तो आती नहीं है, पर मोदी गवर्नमेंट का एक पहल चालू हुई कि एक दूसरे से कनेक्ट होना है। तो अगर मैं उड़ीसा चली जाऊँ हिंदी बोलने वाली, तो मैं वहाँ की भाषा को नहीं समझ पाऊँगी, तो मैं उसकी भाषा को सीख सकती हूँ। अब कैसे सीख सकती हूँ, भाषा संगम में। भाषा संगम क्या है, एक मोबाइल ऐप है। ठीक, अब इस मोबाइल ऐप में मैं कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकता है। इनेबल पीपल अक्रॉस इंडिया टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कम क्लोजर टू देयर कल्चर। अब मैं अगर दूसरे की लैंग्वेज को समझ जाऊंगी तो मैं उससे क्या है, उससे कनेक्ट हो सकती हूँ इजीली। तो भाषा संगम का यही मकसद था। नेक्स्ट हमारा आता है शेयर कुजीन ऑफ योर रीजन। ये भी स्कीम थी, एक कैंपेन था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कि आप अपना कुजीन, मतलब आप अपना कल्चर जो आपका एक खाने को लेके है, वो आप अपना एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ का जो स्पेशल फूड है वो कैसे बना, वो जो ट्रेडिशनल फूड है वो कैसे बना, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए। तो इससे क्या होगा, लोग कनेक्ट होंगे, लोग ये जानेंगे कि महाराष्ट्र में ये चीज़ बहुत पॉपुलर है या साउथ में ये चीज़ बहुत पॉपुलर है। सो द मेन मोटो इज़ टू, उस सब चीज़ का मोटो क्या था, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। और जब लोग जोड़ेंगे तभी तो भारत श्रेष्ठ बनेगा। तो पीपल कम क्लोज टुगेदर, शेयर रीजनल रेसिपीज अलॉन्ग विद द लोकल इंग्रेडिएंट्स दैट इज़ यूज्ड। जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसमें मसाले सब ऊपर से छन छन करके डालते हैं, तो वो सब चीज़ें भी उसमें बतानी ज़रूरी थी। अब ये था कि इसको कैसे किया गया, इस चीज़ को आगे इमेज और वीडियो के फॉर्म में इसको उभारा गया। ठीक है, तो ये कुछ और थे स्कीम्स। चलिए अभी और नेक्स्ट स्कीम्स हम, या नेक्स्ट जो कैंपेन है वो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे ये 2 टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये रिसेंटली ही हुए हैं, इसलिए ये आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहला है हिंदी पखवाड़ा और दूसरा स्वच्छता पखवाड़ा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, 2 टर्म्स हैं, इसको चलिए आइए देखते हैं क्या बताते हैं। देखिए, हिंदी पखवाड़ा, इसका मकसद ये था कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है उसको जो ऑफिसेज में उसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए लोगों को के प्रति प्रेम जागृत हो। किसके प्रति, हिंदी के प्रति, कि लोग अपने दिनचर्या में, अपने ऑफिसेज में हिंदी का इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक बढ़ा दें। तो इसका मकसद, इस हिंदी पखवाड़ा मनाने का मकसद सिर्फ यही था। सबसे पहली बात है कि 1992 में से ये आयोजन हो रहा है इसका, हिंदी पखवाड़ा का। इसका एम है, इसका लक्ष्य है हिंदी का उपयोग प्रयोग बढ़ाने के लिए। हिंदी का उपयोग प्रयोग बढ़ाने के लिए कहाँ, कार्य क्षेत्रों में, कार्यालय में, राज्य मुख्यालय में, हर जगह इसका प्रचार बढ़े। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, सबको पता है। हिंदी का उपयोग राज्यसभा के मुख्यालय में बढ़े। नेक्स्ट, इस वर्ष 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, 14 से 28 सितंबर तक। ठीक है, हर साल बदलता रहता है, कभी 1 से 14 सितंबर या 15 सितंबर तक हो जाएगा। इस बार 14 सितंबर से 28 सितंबर तक ये
आयोजित किया गया, ठीक है, 14 से 28। क्लियर। नेक्स्ट अधिकारी कर्मचारी, इसमें क्या काम था कि इस दिन निबंध लिखना था। इस पूरे टेन्योर में कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए, ठीक है, प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, तो उसमें क्या था, निबंध लिखना था। किनको लिखना था? अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और फिर उसके बाद उनको पुरस्कार भी मिला। फिर प्रेम, अब इसका मकसद क्या था कि प्रेम जागे। प्रेम किसके प्रति जागेगा? हिंदी के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म स्वच्छता पखवाड़ा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार के मंत्रालय विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दे पर बल देना। मतलब भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यालय आपने देखे होंगे जो कि बहुत ही गंदे हैं, कोई कहीं पान थूक रहा है, कोई बाथरूम गंदा है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को सुधारने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया, स्वच्छता पखवाड़ा। 2016 में शुरुआत हुई थी भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों में स्वच्छता के अभियान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मुद्दे पे बल दिया। अब इसकी अवधि क्या रखी गई? इसकी अवधि रखी गई, देखो इस बार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक इसकी अवधि थी, ठीक है। इस बार, इस साल 15 दिन तक ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। अब देखो इसमें गलियां, सड़क, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सफाई पर बल दिया गया। विद्यालय स्तर पे भी इसका जो स्तर पर भी इसको मनाया गया था। अब इसमें विद्यालय में क्या क्या हुआ होगा? देखो विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता की ओर जागृत करना कि आप खुद स्वच्छ हो। जब सबसे पहले खुद स्वच्छ होगे, स्वयं को स्वच्छ रखोगे, तब अपने वातावरण को स्वच्छ रखोगे, तब अपने आसपास को स्वच्छ रखोगे। तो यही इसका मकसद विद्यालय स्तर पर था। जागरूकता बढ़ाना बच्चों के अंदर कि हमें स्वच्छ रहना है, खुद भी और अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना है। कुछ बच्चों की हैबिट होती है ना, खाया और फेंक दिया, तो उन सब चीज़ों को हटाना। नेक्स्ट हरियाली, खूब सारे पेड़ पौधों को लगाना। व्यक्तिगत स्वच्छता, फिर स्वच्छ पेयजल कि जो पानी पी रहे हो ऐसा नहीं कहीं का भी पानी पी लेना है, स्वच्छ पानी पीना है। और लास्ट में जल संरक्षण। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मुझे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ कैंपेन्स, कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे जो मतलब पूरे टेन्योर में मनाए गए, जैसे ये दोनों, तो ये सब चीज़ें मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लगी। तो आप इन सब को देख लेना, कुछ अलग पॉइंट रहे तो उसको ऐड कर लेना। साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें, आपको अब अपने स्तर से क्या करना है, आपको चंद्रयान के बारे में पढ़ना है, आपको सूर्ययान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो सब ने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है, आपको सब याद होगा। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है पैलेस्टीन, और ये जो इज़राइल पैलेस्टीन हमास का जो इशू चल रहा है इसको आपको ज़रूर देख के जाना है, ज़रूर देख के जाना है। और इसके बाद चौथी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी तक जो भी चल रहा है 1 नवंबर से आपका 3 नवंबर से चालू हो जाएगा इंटरव्यू। 3 to 8 है ना, 3 नवंबर to 8 नवंबर तक। तो 1 नवंबर 1st, 2nd, 3rd जो भी चीज़ें न्यूज़ में होंगी आपको पता होनी चाहिए। आपको न्यूज़पेपर रोज़ देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, 3 तारीख को जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे वो सबसे पहले इंटरव्यू आपका तो 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा, न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल जाएगा। आपका काम होगा न्यूज़पेपर की एक बार ऐसे पलट के देख लेना, और जो फ्रंट पेज होता है उसको तो बिल्कुल देख लेना, क्योंकि वो लोग पूछ लेते हैं कि फ्रंट में क्या न्यूज़ है, आज क्या आपने देखा न्यूज़ में। और लास्ट डे की, सेकंड की भी और फर्स्ट की भी न्यूज़पेपर की रीडिंग एक बार कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको हमास वाला युद्ध पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन इसका सहयोग कर रहा है, कौन इसके अगेंस्ट है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चंद्रयान के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ये सब चीज़ें कवर हो ही रही हैं। NEP आप पढ़ोगे, NCF पढ़ोगे, FLN पढ़ोगे। एक और टर्म है FLN के साथ साथ एक और टर्म है, याद रखना, FLS, ठीक है। FLN कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, उसका सारा कुछ, उसका ब्यौरा जो रखता है, उसका जो प्रिंसिपल है FLN के काम हुआ कि नहीं हुआ, वो है FLS, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेना गूगल पे। बस यही है कि FLN का जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सारा उसका डाटा जो है वो FLS के अंदर सब रखा जाता है, ठीक है। और NEP NCF हो गया। उसके बाद आप और क्या बचा आपका, निपुण भारत देख लेना एक बार। फिर साथ ही साथ आप वो देख लेना कुछ जो टर्म्स है, निष्ठा है, और उसके साथ एक और टर्म आता है दीक्षा है, निष्ठा है, ये सब आप देख लेना। प्रशस्त देख लेना। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप देख लेना, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है, कुछ फिर भी रहता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।